हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम 30 नवंबर को कंडक्ट किया जाना है। अब उस एग्ज़ाम में 2 ही महीने से कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस जो टीम है, आपकी तैयारी इस तरह से कराएंगे कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपकी रिवीजन भी उसी टाइम पे हो जाए, आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बस लास्ट टाइम पे जाके बस थोड़ा-सा हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर किसी तरह के डेट्स वगैरह को देखना होगा, तो बस देखना होगा। मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पॉलिटी सेक्शन को मैं पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इमेज है और ये प्रियम्बल का इमेज है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल एक फंडामेंटल या सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री के लिए, जिसमें एक गाइडलाइंस को दिया होता है कि एक सरकार को कैसे एक पूरे अपने जो कंट्री है उसको चलाना है। और उसमें दिया होता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो उसके नागरिक हैं, उसके राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में उनका जिक्र होता है। एक सिंपल वर्ड में कहें तो एक ऐसी कानून की सुप्रीम लॉ की किताब जिसमें किसी भी सरकार को सरकार चलाने की प्रिंसिपल्स को बताता हो, लोगों की जो जनता है उनके हक और उसके दायित्व को बताता हो, तो वही संविधान होता है। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब उसके बनने की प्रक्रिया कैसी रही, उसकी एक पूरी इवोल्यूशन किस तरह से हुई। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन इंडियन कुछ लीडर्स पॉलिटिशियन बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। प्रॉपर कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, उसके कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल्स पहले भी देखे गए हैं। कुछ कुछ इवेंट्स पहले हुए हैं जिनमें इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा संविधान, जो आज के टाइम पे हम ये कहते हैं कि है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, में लगभग 450 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है। जब हम ऐसे कहते हैं तो इसके प्रॉपर कोई इवेंट्स है, उसके जो प्रॉपर इवोल्यूशन है, आज हम उसका जिक्र करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसका जो इवोल्यूशंस है, कहीं ना कहीं हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस टाइम पे लगभग आज से 200 साल 300 साल पहले रूल कर रही थी, उस टाइम पे उसका प्रॉपर एक फाउंडेशन देखा जाता है। हुआ क्या था, 1600 में रॉयल एसेंट लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। उस टाइम पे मुगल सल्तनत का राज था। तो उन्हें रॉयल एसेंट मिला कि जाओ आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। धीरे धीरे करके बहुत सारे इवेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई। कभी फ्रेंच से जो अदर यूरोपियन एडवेंट जो कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रेंच, डैनिश, पोर्टुगीज, उनसे लड़ाइयाँ हुई। रीजनल प्रोविंसेस में भी लड़ाइयाँ हुई। और इन सभी चीज़ों के इवेंट्स में ही 1757 के जो बैटल ऑफ बक्सर है, तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस इलाहाबाद के तहत, एक ट्रीटी के तहत, इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी को एक दीवानी राइट दिया जाता है शाह आलम टू द्वारा कि आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। और वहीं से उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखता है। आज हम उसी पूरे प्रोसेस को देखेंगे, कैसे कैसे करके ब्रिटिश अपना एक मोनोपोली बनाती है ट्रेड में। और फिर ब्रिटिश कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ट्रेड में अपना मोनोपोली बनाती है, और ब्रिटिश क्राउन जो है कैसे करके उसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स लाते हैं। फिर रेगुलेटरी एक्ट से बढ़ के आगे चार्टर एक्ट्स लाते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं। तो इन सब प्रोसेस में जाके एक पूरा एक इवेंट्स होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवॉल्व होता है। आपको डेट पता होगा, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था, और कुछ कुछ उसके आर्टिकल्स उसी टाइम पे लागू हो चुके थे। जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, कुछ इलेक्शन प्रोसीजर्स भी लागू हो चुके थे।
लेकिन 1950 को 26 जनवरी 1950 को इंडिया एज अ रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद और 26 जनवरी 1950 को इस बीच तक इंडिया को डोमिनेशन ऑफ इंडिया के तहत देगा। तो कहने का मतलब है कि इंडिया जाके 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाती है, लागू करती है। आज हम इसी हिस्टोरिकल इवेंट्स में पढ़ेंगे। सबसे एक पूरा प्रॉपर हम एक चार्ट के थ्रू जाना करेंगे कैसे इसका प्रॉपर इवोल्यूशन देखा जाता है। सबसे पहले तो ब्रिटिश 1600 को मैंने बताया था कि वो 1600 को आए थे, और धीरे धीरे करके 1773 वाले रिलेटेड एक्ट्स आते हैं। प्रॉपर चार्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट है ब्रिटिश इंडिया का 1600 में एंट्री होना। फिर उसके बाद 1765 में दीवानी राइट्स मैंने बताया था। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद शाह आलम टू ने दीवानी राइट दे दिया था कि आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो सबसे पैसे कहते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा रियासतों में पैसा था, तो वहाँ पे जाके उनको टैक्स कलेक्ट करने का मौका मिला। फिर उसके बाद डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसी में कुछ अमेंड करना था तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट जो लगातार आए थे 1813 में, 1833 और 1853 में। फिर उसके बाद 1857 में रिवोल्ट होता है 1857 में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आती है। उन्होंने देखा कि 1857 की रिवोल्ट आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अथॉरिटी है अब खत्म किया जाता है, और इंडिया में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव होगी जो बॉडी होगी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन होगी। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें देखा गया कि जो इंडियंस हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो कानून बनने की प्रक्रिया है उसमें इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाता है 1861 में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 से पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, तो उसमें कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं उनकी कि हमें भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमारे जो मेंबर्स उनको इंक्रीज किया जाए, जो फाइनेंशियल मैटर बजट डिस्कशंस होते हैं उनमें हमें इंक्लूड किया जाए, और कुछ कुछ क्वेश्चंस राइज करने का मौका दिया जाए। हालांकि कुछ कुछ बातें इंडियन काउंसिल एक्ट में लोग जो ब्रिटिश है वो मानते भी हैं, और कुछ कुछ बातों को डिक्लाइन भी कर देते हैं। इन सब चीज़ों को आगे हम पढ़ेंगे। बस हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है या फिर एक्ट्स है कैसे करके इवॉल्व हो रही है आगे जाके। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है। के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बहुत बड़ा रिफॉर्म्स की तरह माना जाता है इस इंडियन एक्ट्स के इवोल्यूशंस में। फिर लास्ट में इंडियन एक्ट 1947 जो कि डिक्लेरेशन होता है इंडिया के लिए कि आप एक गवर्नमेंट मतलब आप एक इंडिपेंडेंट नेशन हो। चलिए अब एक एक करके इन सब चीज़ों हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं जो जो एक्ट्स हैं उन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। और ये थोड़ा इसमें डेट्स और डाटाज वगैरह ज़्यादा होंगे तो आप एक पेपर पेन लेके उन सब चीज़ों को लिखते रहिए। ज़्यादा कहानी की तरफ फॉर्म में मत लिखिए, पूरा शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और आपको बाद में जाके सब इवेंट्स को इंटरलिंक करेंगे तो याद करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो मैंने कहा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी या फिर उस टाइम पे हो रहे थे, तो उसी बीच में जो एक्ट्स और जो लॉज है जो बन रहे थे उसको दो भाग में बांट सकते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूशनल को टू एरा में हम बांट सकते हैं। जो डेवलपमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को टू एरा में बांट सकते हैं। फर्स्ट है कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। कंपनी रूल 1858 के रिवोल्ट से पहले जितने भी एक्ट्स पास किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू,
वो सारे क्या है, कंपनी रूल में है। और क्राउन रूल जब 1858 में रिवोल्ट के बाद, जब ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारा अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है सब कुछ अब हम ब्रिटिश क्राउन की तरह और ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हम एंड करते हैं, वहां से क्राउन रूल का स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक एक करके सारे जो एक्ट्स है और जो जो पीट्स इंडिया रेगुलेटरी एक्ट सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है रेगुलेटरी एक्ट 1773। गवर्नर जनरल ऑफ, जो उस टाइम पे होते थे गवर्नर जनरल, उस तीन हिस्से में होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को उसके सबऑर्डिनेट्स में बना दिया। सबऑर्डिनेट्स टू बंगाल्स एंड बॉम्बे को गवर्नर जनरल के अंदर में ही रख दिया गया। और ये फर्स्ट था कि ब्रिटिश रेगुलेशन में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश रेगुलेशंस पे प्रॉपर फर्स्ट स्टेप माना जाता है। इसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, हो गए। और साथ में उनके 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के फाउंडेशन को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1773 में, जो कलकत्ता में 1773 में, 74 में जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है, इसी रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 से देखा जाता है। और इसमें ट्रेड रेगुलेशंस की बात कही थी कि जितने भी प्राइवेट ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ही कर रहे थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, यानी किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा जो भी कंपनी के अंदर हो रहा था। और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, उनको बोला कि आपको ब्रिटिश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको आपको रिपोर्ट करना होगा, किन किन मैटर पे, रेवेन्यू मैटर पे, सिविल मैटर्स पे और मिलिट्री मैटर्स पे। दरअसल यह रेगुलेट करने के लिए था ये एक्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ब्राइब्स में या फिर किसी तरह के मनचले कामों में ज़्यादा बिजी हो चुके थे, उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने इन सब चीज़ों रेगुलेटिंग एक्ट 77 लाया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात से कहते थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को, और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके सबऑर्डिनेट्स हो चुके थे। और कंपनी सर्वेंट्स और जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे कंपनी सर्वेंट्स, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा कि आप जो रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर, पॉलिटिकल मैटर्स पे है, आपको रिपोर्ट करना होगा रेगुलेटरी एक्ट के तहत। अब रेगुलेटरी एक्ट 1773 में कुछ कुछ खामियां रही थी जिसको अमेंड करना था, उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, गवर्नर जनरल को काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया। कहने का मतलब था कि गवर्नर जनरल द्वारा जो भी एक्ट्स हो रहे थे, काउंसिल के द्वारा जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस, जो ऑफिशियल एक्ट्स हो रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया। जैसे कि आपने देखा था कि 74 में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट था, सुप्रीम कोर्ट अब उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए होगी, लेकिन इसमें कह दिया था इस एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर होंगे कौन कौन, गवर्नर जनरल के एक्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो ऑफिशियल एक्ट्स होंगे उनको बाहर कर दिया गया था। अब रेवेन्यू मैटर से भी कोर्ट जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया था गवर्नर जनरल की काउंसिल ने, कहा था कि सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू मैटर्स में कोई डिसीजन या फिर किसी तरह का ऑर्डर पास नहीं करेगी। और जो सिविल कोड, सिविल लॉज थे सुप्रीम कोर्ट को जिनको हैंडल करना था, उसमें ये कह जाएगा कि जो सिविल मैटर्स में होंगे, जो पर्सनल लॉज होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर हिंदू कोई केस आ रहा है हिंदू सिविल से रिलेटेड, तो वो हिंदू लॉज द्वारा गाइड मॉनिटर किया जाएगा या फिर उसके थ्रू काम किया जाएगा। मुस्लिम को मोहम्मदन लॉज, जो उनके पर्सनल लॉज होते हैं, उनके बेसिस पे उनको डील किया जाएगा।
और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को रेगुलेशंस फ्रेम करने का भी अधिकार दे दिया कि वह कर सकते हैं अपना रेगुलेशन जो प्रोविंशियल या फिर काउंसिल में अपना खुद का खुद रेगुलेशन या फिर एक्ट बना सकते हैं। और यह एक तरह का क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जैसा था ये एक्ट, कि हाँ किसको क्या काम करने हैं, किसका क्या दायरा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को उसके फाइनेंशियल मैटर में नहीं जाना है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नमेंट जनरल के जो भी ऑफिशियल एक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं करना सुप्रीम कोर्ट को, उसकी जुरिडिक्शन से बाहर रहना है। अब स्पीड्स इंडिया एक्ट 74, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था उस पूरे एक्ट्स जो पास किए गए थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। कैसे? इसमें पहली बार सेपरेट किया था कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को टू ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैनेज करना था पॉलिटिकल अफेयर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करना था सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मैटर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले भी था, अब नई बॉडी बन के आई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स को डील करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी ड्यूटी थी कि वह कमर्शियल मैटर्स पर डील करेगी। यह पहली बार कंपनी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया को एक मायने में रखा गया कि ये पहली बार ब्रिटिश का वहाँ पे पोजीशन है इंडिया में, क्योंकि अब यहाँ पे जो कंपनीज है उसको अब रेगुलेट करना था। तो उसके बेसिस पे क्या क्या, पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा था उनको बताया गया। फिर उसके बाद कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होगा मैटर्स पे, पॉलिटिकल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर पे और मिलिट्री अफेयर्स पे। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में ये कह दिया गया कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है जो पहले से, और एक और नई बॉडी बना रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टोटली कमर्शियल मैटर्स को देखेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का दर्शाता है। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट, जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को बिल्ड करने के ऊपर दिखाया गया है। एक्ट ऑफ 76, इन चार्टर एक्ट में सबसे पहले है एक्ट ऑफ 76। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे और साथ में कमांडर इन चीफ की बात की थी। दरअसल गवर्नर जनरल बनने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी थी कि या तो मुझे सबसे पहले तो मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ सारे ये सब चीज़ों को, जो मिलिट्री अफेयर्स है उसके बेसिस पे, और जो काउंसिल के जो भी डिसीजन होंगे स्पेशल केस में सब कुछ हम ही लेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बातें थी। तो 1786 एक्ट में ये दोनों बातें लिखा दी कि गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ होगा और काउंसिल के डिसीजन को इस पर को ओवरराइड कर सकते हैं। फिर चार्टर एक्ट 1793 में, इसमें जॉन शोर क्या करते हैं, जो प्रोवाइडिंग ओवरराइडिंग पावर्स थे फ्यूचर गवर्नर्स के लिए खोल देते हैं कि अब आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो जब फ्यूचर गवर्नर जनरल्स आएंगे उनके पावर को ओवरराइड एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद और इसकी कंट्रोल कर दिया बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस की जो प्रेसिडेंसीज थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था। दरअसल चार्टर एक्ट में अगर सिंपल से कहा जाए, चार्टर एक्ट में अपना जॉन सर जो अपना पावर थे उनको, जो फ्यूचर गवर्नर्स आएंगे उनके पावर्स को ओवरराइड किया था, और जन बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कंट्रोल के ऊपर आगे जाके और बढ़ा दिया गया था। और इसी 1793 चार्टर एक्ट में कह दिया गया था कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास 20 साल के लिए और मोनोपोली है ट्रेडिंग के लिए। जो इंडिया में जितनी भी ट्रेडिंग होगी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी जाता है अगले 20 साल तक। इसलिए अगले चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि इनकी मोनोपोली कैसे एंड होती है अगले चार्टर एक्ट में। अब चार्टर एक्ट 1833 में, ये लॉर्ड मिंटो के अंडर में था। एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड टी। कहने का मतलब है जो 1793 चार्टर एक्ट में था कि आपको 20 साल तक इलेक्शन कमीशन ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक मोनोपोली दिया जाता है। अब यहाँ पे वो 20 साल पूरा हो रहा है। अब इसमें ये कह दिया कि आपकी मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म की जाती है, अब दूसरी कंपनी भी इंडिया में आके अपना ट्रेड कर सकती है, लेकिन अभी भी आपके पास दो एरियाज में मोनोपोली है। जैसे कि चाइना के साथ कोई भी ट्रेड होगा
उसमें आपकी मोनोपोली है, आपके अलावा और कोई दूसरी कंपनी आपके कंपटीटर के तौर पे नहीं आएगी। और चाय में भी आपके कोई कंपटीटर नहीं होगा, आपकी मोनोपोली वहां पे है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पे मोनोपोली एंड किया गया था, और लेकिन चाइना और चाचा से ज्यादा चाइना और चाय पे अभी भी मोनोपोली बरकरार थी। अब इसी में ही ये बताया गया था कि अब ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है, मतलब ब्रिटिश क्राउन ही सबसे सुप्रीम बॉडी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अब सारा कुछ रिपोर्ट वपोर्ट करना है, या फिर आपके मोनोपोली यहाँ पे थोड़ी बहुत वीक नजर आ रही है आपकी। और ये इस एक्ट में पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया कि आप यहाँ पे आके अपने जो अपना सेंटिमेंट्स है या फिर आपका जो रिलीजियस टीचिंग है उसको फैला सकते हैं। और यहाँ पे वेस्टर्न, पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया, और 1 लाख एनुअल इन्वेस्टमेंट इंडियन एजुकेशन में किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। तो 1817 के चार्टर एक्ट में याद करने वाली क्या कैसी बातें हैं कि यहाँ पे मोनोपोली एंड की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और यहाँ पे कोई सी भी कंपनी आके अपना ट्रेड कर सकती है इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर। बस चाइना और चाय को छोड़कर अब कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकती है, लेकिन चाइना और चाय पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का ही मोनोपोली होगा, जो आगे जाके फिर हटा भी दिया जाता है। अब है 1833 का चार्टर एक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। कैसे ये एक माइलस्टोन होता है किसी भी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए। इस एक्ट में सब इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। Governor General William Bentinck, this act marked the final step towards centralization of British in India, giving it an all-India character. The East India Company became purely an administrative body. इसका कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब जो यह अपना जो वर्चस्व, जो अपना आइडेंटिटी है यहाँ पे टोटली क्या करती है, इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। यानी अब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है, जो पूरा प्रॉपर रूल्स है, पूरा का पूरा अब मैजेस्टी के ऊपर है, हर मैजेस्टी के ऊपर, हिज मैजेस्टी के ऊपर। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपोर्शन के ऊपर ये चार्टर एक्ट फोकस करता है। गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है विद फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अब जितने भी सिविल पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स है, सारा का सारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। पहले हमने देखा था 73 में गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। अब 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे यह ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और सारा जो ये मैटर्स है सारा कुछ ब्रिटिश क्राउन के पास होता है। इसलिए अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब रिप्रेजेंट करेगा। अब है लेजिस्लेटिव पावर करती है, यह ट्रांसफर करती है लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास टू गवर्नर जनरल। जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, उनके पास एक जो राइट्स होता था कानून बनाने का, अब वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी गवर्नर जनरल के ऑफ इंडिया की तरफ। अब वो जो लॉज बनेंगे उसको हम एक्ट्स कहेंगे, और इसी के तहत पहली बार इंडियन लॉ कमीशन भी बनाया गया अंडर लॉर्ड मैक्यूले। अब तीसरा है कि यह ट्रेड मोनोपोली यहीं पे एंड कर दिया जाता है। अब चाइना का और चाय के साथ भी मोनोपोली नहीं होता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली की टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब कुछ जो पूरा फंक्शनिंग वगैरह है अब टोटल ब्रिटिश क्राउन के आसपास है। एंडेड कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना जाने, अब कंप्लीटली एक तरह से ट्रेड मोनोपोली एंड्स हो गया। अब हर कंपनी चाय पे भी, चाइना पे भी अब कंपटीशन में आ सकती थी। अब यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन, यानी अब सिविल सर्विस सिलेक्शन का भी इसमें, ताकि आके जो एडमिनिस्ट्रेशन में है जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे वो काम कर सकेंगे, और इसीलिए लॉर्ड मैकेलो को फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1853। इसमें डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस को देखा जाता है। कैसे लॉर्ड डलहौजी
इस चार्टर एक्ट में देखेंगे कि लॉर्ड वही फाइनल चार्टर एक्ट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया जाए। जैसे आजकल होता है कि हमारे पास लेजिस्लेटिव अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी, जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे एक दूसरे से आपस में अलग होती है। जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव साथ में है और जुडिशरी बिल्कुल ही अलग है। तो कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन यहीं पर से देखा जाता है कि यहाँ पे इस एक्ट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया, और इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान दिया गया, और इसी चीज को मिनी पार्लियामेंट की तरह दिखाया गया। और की रिफॉर्म्स इसमें है, लोकल रिप्रेजेंटेशन 12 लेजिस्लेटिव के साथ काउंसिल के साथ स्टार्ट किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 24 से 18 तक घटा दिया गया, और ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया। फोर्थ लॉ मेंबर गेट वोटिंग राइट, जो फोर्थ मेंबर होंगे उसके पास पूरा वोटिंग राइट्स हो गए। और लॉर्ड मैकेले को कमिटी बनाई गई 1854 में। अब इसमें पूरा डेमोक्रेटिक फाउंडेशन देखेगा। चार्टर एक्ट 1833 में हमें देखा कि कैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। अब बाकी सारा कुछ जो मैटर्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद, क्राउन खुद देख रहे थे। अब यहाँ से डेमोक्रेटिक फाउंडेशन देखा जाता है चार्टर एक्ट में। अब 1857 में पता है, आपको पता ही होगा कि रिवोल्ट होता है, ग्रेट रिवोल्ट होता है। उसमें सारे कुछ कुछ सूबे से या फिर रीजनल प्रोविंसेस से विद्रोह देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसीज ऐसी लाई जाए ताकि इंडिया को एडमिनिस्टर या फिर इंडिया को मॉनिटर करने में आसानी हो। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही किया कि ब्रिटिश के मोनोपोली को धीरे धीरे करके एंड ही कर चुके थे। अब उन्होंने कह दिया कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया रूल, यहाँ पे ईस्ट इंडिया रूल खत्म हो जाता है, और जितने भी पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकली या फिर फाइनेंशियली, सारे कुछ ब्रिटिश ही देखेंगे। सबसे कंपनी को अबॉलिश कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अबॉलिश हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन, इंडियन ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था वो भी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड डायरेक्टर, वो भी खत्म हो गया। वाइसराय एस्टेब्लिश, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया माने जाएंगे, कहे जाएंगे, विद लॉर्ड कैनिंग एज फर्स्ट अपॉइंटिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय कहे जाएंगे। याद रखिए 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल माने जाएंगे। फिर 1833 में गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ इंडिया माने जाएंगे। और 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे, और लॉर्ड कैनिंग पहले होंगे। इसमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा जाता है। इसमें पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, और ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर जो 15 मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल होते थे। कहने का मतलब कि इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट करेगा जो टोटली इस पूरे इंडिया को देखते थे, इस पे जो सारे जितने भी डिसाइसिव मैटर्स होते थे उस पर देखते थे। फिर एक वाइसरॉय तो है इंडिया में, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो जाता था जो ब्रिटेन में ही रहकर मतलब एक प्रॉपर उनके फ्रेमवर्क को देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही है, फिर वो जाके ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट्स। दरअसल इंडियन काउंसिल एक्ट में जो इंडियन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट, जो एक्ट्स उन्होंने पास किया उसमें कुछ कुछ राइट्स दिए गए, कुछ कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट दिया गया इंडियंस को कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप आ सकें। अंडर लॉ लॉर्ड केनिंग अलाउड वाइसरॉय टू नॉमिनेट इंडिया एज नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स। कहा कि आप इंडियन में लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप भाग ले सकते हैं। और इसमें जो लॉ वाइसरॉय जो नॉमिनेट कर रहे हैं उसमें से 3 नाम उन्होंने मेंशन किया था वाइसरॉय काउंसिल्स में। एक थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, तीसरा था राजा सर दिनकर राव, सॉरी, सर दिनकर राव।
ये तीन को वाइसराय ने नॉमिनेट किया था और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भाग ले सके और लॉ मेकिंग प्रोसेस में ब्रिटिश असेंबली में जो इंडिया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें आके मेंबर बन सके। और इसमें आप जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे फिर से दोबारा से बॉम्बे और मद्रास को दे दिया गया और ये डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ने लगे। दरअसल 1861 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या याद रखने वाली चीजें हैं कि लॉर्ड कैनिंग के अंदर में जाके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो काउंसिल्स है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। और तीन ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन थे जो भी बताया था, सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, जो तीन नाम थे। और इसी में कुछ कुछ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए गए थे, जैसे कुछ प्रोविंशियल एरिया में जो एरिया था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, जैसे कि NWFP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो पंजाब के एरिया में बनाया गया, कुछ बंगाल में भी बनाया गया। इस तरह के नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। और इसी एक्ट में पहली बार वाइसराय को ऑर्डिनेंस का पावर दिया गया। जो आज प्रेसिडेंट जो ऑर्डर है ना, ऑर्डिनेंस पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास, ये ऑर्डिनेंस पावर का थोड़ा बहुत झलक यहीं से दिखता है कि वाइसराय के पास ऑर्डिनेंस का पावर था। और सिमिलरली जो आज 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है इसकी भी 6 महीने तक की वैलिडिटी होती थी। तो गवर्नर के वाइसराय के पास ऑर्डिनेंस का ही पावर था। अब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसमें लैंसडाउन है जो लॉर्ड थे, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटेशन था उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया था। दरअसल हुआ था क्या, 1892 जो डेट है इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में, उससे ठीक 7 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई थी। और उसमें जो लीडर्स थे वो धीरे धीरे करके उनके जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ रहा था उनसे ये कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट नहीं इस सेंस कि मतलब उनसे डिमांड किया कि अब इंडियन जो मेंबर इसमें है लॉ मेकिंग प्रोसेस में उसको और इंक्रीज कीजिए। और आप जो नॉमिनेट कर रहे हैं ऑफिशियल मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट ना करके इलेक्ट कीजिए। हालांकि कुछ कुछ बातें लोग मानते हैं, कुछ कुछ बातें नहीं भी मानते हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि जो बजट है या फिर फाइनेंशियल मैटर्स पे जो जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो जो बातें हो रही हैं, उसमें इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाए और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का भी मौका दिया जाए। उन्होंने सिर्फ इतना माना कि इंडियन काउंसिल एक्ट में जो इंडियन मेंबर्स हैं और जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनको ये अधिकार दिया कि आप इस पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का हक नहीं मिलेगा। तो 1892 में इंट्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शंस एंड बजट डिस्कशन पावर, जो बता ही दिया। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जानते हैं हम लोग, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें लॉर्ड मिंटो, हालांकि जब भी आपको ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लिखा है तो जो पहला नाम होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होगा और दूसरा नाम लॉर्ड का हो जो उस टाइम पे वॉइस रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें भूल जाते हैं कि इसमें लॉर्ड जो वॉइसराय कौन है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। तो याद रखने जो पहला नाम होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और सेकंड वाला जो होगा वो वॉइसराय का नाम होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इंडियन काउंसिल एक्ट में है कि इसमें सेपरेट एक मुस्लिम इलेक्टोरेट देखा गया जो बहुत ही डिबेटेबल मैटर था। और इसमें काउंसिल मेंबर्स जो मेंबर्स थे उनकी भी एक्सपेंड किया गया। और जो मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट किया तो इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो को भी फादर ऑफ कॉमनलिज्म इन इंडिया माना जाता है। इसमें और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पहली बार इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, जो डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिन्हा थे उनको इनमें इंक्लूड किया गया था। और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें अभी बताया गया है सबको ऑल एक्सप्रेस किया गया, जैसे कि लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60 विद ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन्ड, प्रोविंशियल काउंसिल अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद जो हमने कहते हैं कि मिस कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है सेपरेट मुस्लिम से इलाके में तो सारे मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, कोई दूसरे कम्युनिटी वाले वोट नहीं देंगे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट का माना जाता है।
इंडियन रिप्रेजेंटेशन पहली बार हुआ, सत्येंद्र पाल प्रसाद सिन्हा को पहली बार अपॉइंट किया वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब है नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें डायरची सिस्टम मतलब जो स्टेट की जो फंक्शनिंग होगी वो दो भागों में हो गई। जैसे कि पहले तो एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। जो रिजर्व सब्जेक्ट होता था वो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको देख करते थे, जो गवर्न करते थे। और रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है उसको मैनेज करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें ही ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो डायची सिस्टम है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है दो भाग में बांट दिया गया था। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को दो भाग में बांटा है, और रिजर्व्ड में और ट्रांसफर्ड में। लेकिन वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव को दो भाग में बांटा है, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर्स। और ये दोनों ही कोई हेड गवर्नर ही करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को दो भाग में बांट दिया गया, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर्स में। और सब्जेक्ट को दो भाग में बांट कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और 3 इंडियंस मेंबर्स जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी में ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के भी पहली बार अलग किया गया। पहले जो मॉरल रिफॉर्म्स थे उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स सिख्स के लिए भी थी, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी थी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी है और यूरोपियंस के लिए भी है। अब की रिफॉर्म्स हालांकि डिस्कस पहले भी हो चुका है, फिर भी एक तरह से रिवीजन के पर्पज से मैंने कहा था कि आपको जो पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे रिवीजन भी इसी तरह से हो जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस और लोअर हाउस देखा गया। फिर मेजोरिटी इलेक्टेड डायरेक्टली, क्रिएटिंग इंडिया फर्स्ट बाइकैमरल सिस्टम। जो आज भी हमारे सिस्टम में बाइकैमरलिज्म देखा जाता है, तो उसके कहीं ना कहीं इवोल्यूशन यहीं से ही हो जाती है। इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, established चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल इन 1920 with 120 members promoting discussion on shared interest among princely states। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ब्रिटिश इंडिया में जो प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस थी तो उसी को ही सारा कुछ मॉनिटर करने का अधिकार था या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस में अधिकार था। इसमें आप पहली बार प्रिंसेस को भी एक चैम्बर बनाया गया जहाँ पे उनको भी अधिकार दिया कि आप इन सब बातों पे डिस्कशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में जाकर इसमें पहली सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, अलाउइंग प्रोविंसेस टू इनेक्ट देयर ओन बजट्स। एंड इसका कहने का मतलब है कि सेंट्रल बजट और जो प्रोविंशियल बजट था उस दोनों को अलग अलग कर दिया, ताकि जो प्रोविंशियल अपना बजट पे है अलग से खर्च करने का जो उनका जो सिस्टम होगा वो अलग हो जाएगा, और सेंट्रल का वो तो अलग होगा ही पहली बार। फिर उसके बाद सिविल सर्विस कमीशन का भी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन लीडिंग टू क्रिएशन फॉर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926। नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब बना तो उसमें एक प्रोविजंस ऐड किया गया था कि हम इन सब जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो भी पॉलिसीज ला रहे हैं, हम उसको रिव्यू करने के लिए अगले 10 साल बाद फिर से आएंगे। और वही फिर 9 साल बाद एक साइमन कमीशन आया था इंडिया में, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें जो पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाइट मेंबर्स ही थे, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि देश हमारा, कानून हमारे लिए है, तो इसमें सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर ही क्यों हैं, इंडियन मेंबर्स क्यों नहीं हैं। इसलिए साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और इस साइमन कमीशन की जो बातें दी गई थी उसमें ये कहा था कि डायरची को अबोलिश करना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना है, और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में हमें बनाना है, ताकि फेडरेशन ऑफ इंडिया अलग हो, प्रिंसली स्टेट्स के जो पूरा चैम्बर्स हो अलग होगा। फिर उसके बाद कॉम्युनल अवार्ड दिया गया। कॉम्युनल अवार्ड रेमन मैग्सेसे ने ऐसा किया कि जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स था या फिर एंग्लो इंडियंस था, सिक्स था, अब यहाँ पे क्या कर दिया रेमसे मैकडॉनल्ड ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास है। मतलब
SC ST के लिए अलग से रिप्लेस कर दिया, जो भी एक बहुत बड़ा एक डिबेटेबल मैटर हो चुका था उस टाइम पे। उसके वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक हीटेड आर्गूमेंट होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद गांधी जी जब वेरवड़ा जेल में होते हैं तो उनके साथ एक बहस भी होती है और एक डील होती है पूना पैक्ट के तहत कि हम डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोर्स की बात तो नहीं होगी, लेकिन रिजर्वेशन की बात होगी। यही पूना पैक्ट साइन किया गया कांग्रेस और BR अम्बेडकर और जो गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। रिजर्व्ड हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाइल रिजर्विंग सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एलिमिनेटिंग सेपरेट इलेक्टोर्स। मतलब सेपरेट इलेक्टोर्स ना देके हम एक रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। तो ये पूना पैक्ट में जो गांधी जी और अम्बेडकर में, हालांकि गांधी जी मीडिएटर टाइप के थे वहां पे। दो अ, पक्ष थे यहाँ पे, जो हिंदू की तरफ से जो सिग्नेटरी थे और दलित या डिप्रेस्ड क्लास कह दें जिनके सिग्नेटरीज थे। डिप्रेस्ड क्लास के सिग्नेटरीज थे अम्बेडकर जी, और हिंदू की तरफ से सिग्नेटरीज थे मदन मोहन मालवीय जी, और बीच में मीडिएट कौन कर रहे थे? गांधी जी। तो गांधी जी मीडिएटर की तरह काम करते हैं पूना पैक्ट में। तो आज जो हमारे पास रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन यहीं से देखा जाता है। आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और ये पूरा का एक फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसमें जो लिस्ट है उसको तीन भाग में बांट दिया था इन्होंने, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो आज हम देखते हैं स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन यहीं पे है। अ, जैसे कि फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स है, और सेंट्रल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 है, कॉन्करेंट में 36 आइटम्स हैं। इन सब का ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। और ये लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे आया था, ये याद रखने की चीज़ है। अब मेजर प्रोविजंस जो 1935 एक्ट में दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई। यह जो 1937 में जो ऑटोनॉमी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट थी उसको 1939 में कर दिया गया था, सस्पेंड कर देगा। और इसी टाइम पे सिक्स बाइकमरलिज्म, सिक्स प्रोविंसेस में बाइकमरलिज्म, जो आज के टाइम पे हम कहते हैं ना विधान पारिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उसी टाइम पे जो प्रोविंसेस है वहाँ पे बाइकमरलिज्म को स्टार्ट किया। पहले तो सेंट्रल लिस्ट में तो था ही, अब बाइकमरलिज्म सेंट्रल प्रोविंसेस एरिया में भी दिया गया। इसमें इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स की भी है। फ्रेंचाइज टू 14% ऑफ पॉपुलेशन, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स। फिर इंडस्ट्रियल चेंजेस भी हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, कब? 1935 के एक्ट के तहत। हालांकि 1934 का ही एक्ट है, लेकिन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ जाता है। फेडरल कोर्ट हुआ, फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन एंड फेडरल रेलवे अथॉरिटी। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज बन रही थी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स था, और इसके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स या फिर इसमें लॉज थे कि आज हम अगर अपने कानून में जो संविधान में देखें, इसके बहुत सारे पोर्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। आगे है टेरिटोरियल रिकॉग्नाइजेशन। ये सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया था। क्रिएटिव न्यू प्रोविंसेस उड़ीसा एंड सिंध, एस्टेब्लिश सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए उड़ीसा और सिंध के दो एरिया बनाए गए, ताकि माइनॉरिटी को सेफगार्ड और इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड किया जा सके। और इसी में भी ऑल इंडिया फेडरेशन का भी जिक्र हुआ था, हालांकि बन नहीं पाया, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन का भी जिक्र 1935 में ही हुआ था। और इसमें डिवीजन ऑफ पावर हमने देख ही लिया, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और फेडरल लिस्ट था। और इसमें जो डायरची और जो सेंटर, पहले हमने बताया था कि डायरची था कि रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट था, इसमें भी इसमें बांट दिया गया था कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स की बातें, बैंकिंग से सब चीज़ों को
रिजर्व में रखा गया और ट्रांसफर्ड वाले में एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ, इन सब चीज़ों को ट्रांसफर्ड वाले में रख दिया गया। अब 1935 के एक्ट्स के बाद कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लाना होता है, दरअसल कि फ्रीडम इंडिया को देना है। 1935 के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, या फिर आईएनए का जो रोल है, नेवल म्यूटिनी है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो ब्रिटिश को फोर्स कर देते हैं कि अब आपका इंडिया में पोजीशंस बहुत मुश्किल है, अब आपको ये देश आज़ाद करना होगा। और वर्ल्ड वॉर वन तो हो ही रहा था। तो इस बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे कि अ, एक इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स है उनकी तरफ से डिमांड आता है कि हमारे तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट रखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूट खुद से बनाएंगे। 19 फंडामेंटल राइट्स कुछ बात जिक्र हुई। फिर उसके बाद सही साइन ने उनके जो अगस्त ऑफर आते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ लेकिन डोमिनियन ऑफ इंडिया रखा जाएगा और सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन के पास होगी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग दोनों ही राजी नहीं होते। ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने के बाद 1947 में एट लास्ट उनको फ्रीडम देना पड़ता है। और इसी बीच में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब उनको कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसमें ये कह दिया गया था कि आप एक बैलेंस बना के चलो, आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में ही बना लेना। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को, यानी 6 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार मीटिंग करती है, मीटिंग होता है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी रोल निभा रही थी। तो इसी बाद में माउंटबेटन प्लान भी आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही देखा जाता है कि कैसे इंडिया का पार्टीशन होना है। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पूरा प्रोसेस है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पूरे इवेंट्स हैं उसको भी देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है जो फ्रीडम एट लास्ट बात करता है। अंडर द लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन में एक पार्टीशन प्लान लाते हैं जून 3 को, जिसलिए इसको जून 3 प्लान भी कहा जाता है। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें पार्टीशन की बात कही जाती है। दरअसल पार्टीशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए राजी हो जाती है कि जब कैबिनेट पोजीशन प्लान आता है तो ये कह देते हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेंगे। तो उसी टाइम पे इजेना डायरेक्ट एक्शन डे का डिक्लेरेशन करते हैं कि अब जो भी मुस्लिम्स हैं अगर उनको अपना पाकिस्तान अलग देश चाहिए तो कहते हैं कि ये डायरेक्ट एक्शन करना होगा। उसमें बहुत सारे कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। तो इस कम्युनल वायलेंस इतने पीक पे हो जाता है कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हाँ अब इनकी बात माननी होगी, अगर नहीं तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा और वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने इनिशिएट किया कि हमें ये पॉलिसी मान लेनी चाहिए, पार्टीशन की ओर बात चले तो यह जो दंगा फसाद है बहुत उग्र हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की हत्या या मृत्यु हो जाएगी। तो अगर कोई लोग ही नहीं बचेंगे तो देश के लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने ये इस बात पर राजी हुए कांग्रेस, और माउंटबेटन प्लान का जो पार्टीशन का प्लान था वो राजी होते हैं और इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है अगस्त 1947 में। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1947 में कुछ कुछ ऐसे जिक्र है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है कि पार्टीशन प्लान होगा, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे इंडिया और पाकिस्तान, विद राइट टू एग्जिट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी उनके पास रहता है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से आप अलग भी हो सकते हैं। गवर्नेंस चेंजेस, अबॉलिशेस वाइसराय ऑफिस, अब इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है तो वाइसराय ऑफिस की क्या ज़रूरत। इंट्रोड्यूस गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, कहा कि अब इंडियन डोमिनियन जो है, डोमिनियन ऑफ इंडिया है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दो नेशन है, इनके अलग अलग गवर्नर जनरल्स होंगे। खुद की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, खुद के कानून बनाओ खुद के लिए। तो ये अलग अलग डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ने कहा कि अपना अपना कानून आप खुद बना सकते हो। और उसी बात पे ये भी कहा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ये चॉइस है कि वो किस में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में, या फिर चाहे तो आप अपना अलग से ही
ये बना सकते हैं, अपना अलग प्रोविंस बना सकते हैं, अपना अलग देश बना सकते हैं। तो उनके पास यह इच्छा थी कि वो कर सके। इसलिए आप देखते हैं कि जम्मू जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये लोग नहीं मिल रहे थे, बाद में धीरे धीरे करके वो भी मिल गए। और यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल का समाप्त एंड हो जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर